वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन की मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसे सर हम लोग टैली करेंगे तो कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से सबसे एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये एक फर्म या कंपनी या पर्सन या बिजनेस के द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि वो देख सके कि उसकी जो करंट स्थिति है वो सही चल रही है नहीं चल रही है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देख के हमें कैसे पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हैं लेकिन बैंक में एंट्री नहीं होती, बिकॉज आज की डेट में तो कोरोना के कारण हम लोगों के बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही हो रहे हैं। वैसे भी लेकिन एक बिजनेस में भी आप लोगों को पता है जैसे करंट अकाउंट अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं ऑनलाइन। तो मान लीजिए आपको किसी पार्टी से चेक मिला, आपने अपने पास एंट्री कर दी, भाई चेक मिल गया 2 लाख रुपए का, मैंने 2 लाख की एंट्री कर दी। लेकिन अब दिक्कत ये है, आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन जब आपने बैंक में वो चेक जमा करने के लिए भेजा तो बाउंस हो गया। उस पार्टी के पास उन्हें पैसे ही नहीं थे उसके अकाउंट में, तो अब आपको तो अमाउंट नहीं मिला, लेकिन आप अपनी कैश बुक में चढ़ा देंगे कि आपको 2 लाख रिसीव हो गया। तो अब ये एरर्स आते रहते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप इसे मेरे भाई साल के आखिर में ही बनाएं या आप इसे बाद नहीं बनाएं, तो आप इसे हर महीने की महीने एक बार बना के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेक करते रहें, ये ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि कारण क्या होते हैं कैश बुक या पासबुक में डिफरेंस के। तो सबसे पहले तो उन कारणों को समझ लेते हैं, उन एरर्स को जान लेते हैं कि वो होते क्या है। लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो अपने यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं बुक्स, उसमें जो ट्रांजेक्शन हुए और जो बैंक में आपकी पासबुक है, बिकॉज बैंक तो वही ट्रांजेक्शन करेगा ना। अब जैसे मान लो आपको किसी से इंटरेस्ट रिसीव हो गई, अब बैंक ने अपने यहाँ पे चला ली, भाई हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गई, लेकिन आपने तो अपने यहाँ पे चढ़ाई ही नहीं। अब जब इनकम टैक्स को भी आप सबमिट करोगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपकी ओवरऑल इनकम देखेगा, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है, क्योंकि सही रूप में तो आपने गड़बड़ कर रखी है। तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसे आप बिल्कुल साल के आखिर में नहीं बनाएंगे वरना बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। इसे एक जो भी उस पर्सन का अकाउंटेंट रहता है या फिर जो भी वहाँ पे अकाउंट्स को चेक करता है या मेंटेन कर रहा होता है, उस पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि इसे हर महीने के महीने बनाता रहे और उसको टैली करता रहे। तो अभी हम इसे कैसे बनाएंगे हम लोग उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि एरर क्या क्या हो सकते हैं जिस कारण से हमें ये बनाना ज़रूरी होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ताकि आपके यहाँ की बुक और बैंक जो मेंटेन कर रहा है आपका पासबुक, उन दोनों की दिक्कतें ना आए। जैसे सर हो सकता है जो टाइम टू टाइम पेमेंट और रिसीव में गैप आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पेमेंट रिसीव में क्या गैप आता है। मान लीजिए आपने अपने यहाँ से चेक इशू कर दिया, लेकिन अब आपने तो चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए, भाई 2000 आप पेमेंट कर लेना, ठीक है ले जाओ। अब उस बंदा भूल गया, अब आपने 2000 का चेक इशू कर दिया है, अगर वो बंदा चेक को दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन एरर है, वो तो भूल गया वो ले जाना, तो अगर वो दिखाएगा ही नहीं तो क्या आपके यहाँ से 2000 रुपये कम होंगे? सर नहीं, हमारे यहाँ से 2000 कम नहीं होंगे, लेकिन आपने तो अपने यहाँ पे लिख दिया होगा कि 2000 मेरी जेब से चले गए। हाँ, तो अब वो आपके बैंक में तो कम नहीं हुए ना, तो हो सकता है ये दिक्कत आए। देखो ये उन मामलों में दिक्कत आएगी जहां पे बैंक और आपके बीच का लेन देन है, कैश में हैंड टू हैंड बात हो रही है, आपने 2000 दे दिया, आपने अपने यहाँ पे लिख दिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप चेक के थ्रू दे रहे हैं तो जब तक वो पेमेंट बैंक से नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं लिख सकते। ठीक है ना, आपने चेक पेड कर दिया लेकिन वो अभी बैंक में कलेक्टेड ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, मान लीजिए बैंक ने आपके बिहाफ में आपके बिजली का बिल दे दिया, अब आपके यहाँ पे तो बिजली आ रही है, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिल ही नहीं आया आपकी बार, हाँ 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 मुझे तो बिल ही नहीं देना, लेकिन एक्चुअल में बैंक आपका वो पे कर चुका है, आपके यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है। मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपको उसकी इंटरेस्ट का आप वेट कर रहे हो, इंटरेस्ट आ जाए, वो इंटरेस्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है, आपको कुछ पता ही नहीं है अभी, तो आप अपने यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है। वैसे मान लो मैसेज आया बैंक से, आपने इग्नोर मार दिया, ध्यान नहीं दिया, अब आपने अपने यहाँ पे एंट्री नहीं करी, जब तक आपने यहाँ पे चढ़ाओगे नहीं, आप थोड़ी ना लिख दोगे कि इंटरेस्ट आ गया। सही बात है, आपको कोई डिविडेंड कलेक्ट हो गया, आपको कुछ अदर इनकम आ गई कहीं से,
तो आपकी पेमेंट आ गई है मान लो कहीं से, तो बैंक को मिल गई है, लेकिन आप चढ़ाओगे नहीं तो आपका पासबुक में तो बढ़ गया बैलेंस कि भैया इनके खाते में बढ़ गए लेकिन पैसे, लेकिन आपने तो अपने यहाँ पे बढ़ाया ही नहीं, है ना। बैंक ने अगर कोई पेमेंट कर दी तो वो भी नहीं बढ़ाओगे। मान लो आपने बैंक में कोई चेक भेजा, वो डिसऑनर कर दिया बैंक ने, तो आप तो अपने यहाँ बढ़ा दोगे कि हमें 4,000 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन बैंक ने तो वो करे ही नहीं है, वो ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें एरर का पार्ट बनती हैं। या हो सकता है कभी कभी आपको 4,000 रुपये मिले थे लेकिन आपने उसको गलती से गए में चढ़ा दिया, मतलब मुझे 4,000 राम से रिसीव हुए, मैंने चढ़ा दिया, मुझे 4,000 मैंने राम को दिए, तो ये भी एक एरर होता है ना। अब यहाँ पे बैंक से आपने चेक से पेमेंट करा है, तो पासबुक से जब आप मिलाओगे तो आप बोलोगे यार ये तो 4,000 रुपये मेरे खाते में आए हैं, मैंने चढ़ा दिया है, गए हैं, तो इसे सुधार लूँगा मैं। या मान लीजिए कोई आपने 2,000 रुपये का चेक दिया लेकिन आप उसे बुक्स में मेंटेन करना भूल गए, तो ये सभी जो एरर होते हैं, या हो सकता है टोटल में एरर हो जाए, बैलेंस निकालते समय एरर हो जाए, तो ये सभी जो एरर्स होते हैं ये हमारे बाद में जाके बड़ी दिक्कत देते हैं। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करेंगे ना तो भी हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी इनकम प्रॉपर रूप से हमें पता होनी चाहिए। तो बाद में बर्डन आए, इससे बेटर तरीका ये होता है कि एक अकाउंटेंट को हर महीने के आखिर में अपना एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेना चाहिए, जिससे उसको पता रहे कि हाँ ये जो हैं एरर्स हैं इनको सुधार लिया, ताकि मेरा बिल्कुल बैंक का और मेरी कैश बुक में जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो मेरा प्रॉपर रूप से बनता रहे। आई होप सो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के फ़ायदे क्या हैं, अब जो उनकी बात कर रहे थे, आप एरर प्रॉपर निकाल सकते हैं, आपका बैलेंस एक्यूरेट रहता है, आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस प्रॉपर रहता है, आप फ्रॉड से बचे रहते हैं, आप प्रॉपर रूप से इनकम टैक्स वगैरह के लिए आप जो इनकम की आपकी जो बिज़नेस की स्थिति है वो आपके सामने बड़ी ही प्रॉपर और सही बनी रहती है। और जो अगर मान लीजिए कभी आप पे ऑडिट भी हुई तो भी आप उसे प्रॉपर शो कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग अब इसी बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अभी हम लोग इसके पार्ट 2 में इसकी बात करेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम इसे मतलब कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय कैश बुक के डेबिट बैलेंस को आप पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से मिलाओ, और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को आप पासबुक के डेबिट बैलेंस से मिलाओ, बस इतनी सी बात होती है। बट इसके बारे में हम लोग जो प्रॉपर बात करेंगे वो हम लोग अगली वाली क्लास में करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एक्सपेंस को आपको ऐड करना है और कौन से एक्सपेंस को आपको लेस करना है। तो आई होप सो मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सब लोगों को बढ़िया से अच्छे से। तो ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगे सेशन अच्छा था, यूजफुल था, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।